हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे विजन आईएएस की जो पीटी 365 मैगजीन आई हुई है, जिसमें अभी लेटेस्ट आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखने को मिलेगा, जो कि पीटी 365 है, जिसमें अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक का सारा कंटेंट कवर किया गया है। तो यहां से आप देखोगे यूपीएससी 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे आज मैं डिस्कस करूंगा, और जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में मैं बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करूंगा, जिसमें जीनोम एडिटिंग क्या होती है और जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है, जिसको हम लोग जीडीटी कहते हैं, या 3 पेरेंट बेबी क्या होते हैं, स्टेम सेल क्या होती है, या सर्ट जो सेल थेरेपी है, ये पूरी कंप्लीट आज का हमारा लेक्चर रहेगा। ये पूरा कंप्लीट टॉपिक रहेगा। और इकोनॉमिक्स में एक लेक्चर और रह गया जो कल आपको मॉर्निंग में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि सर एनवायरमेंट छूट रहा है या सोसाइटी। तो देखिए, एनवायरमेंट को मैं इकोनॉमिक्स के खत्म होते ही कल इकोनॉमिक्स की आपको क्लास मॉर्निंग में मिल जाएगी। उसके बाद एनवायरमेंट भी कोशिश करूंगा कि इसके साथ पैरेलल रह के मैं चलूं, और साइंस को पहले हम लोग कवर करेंगे साथ में, क्योंकि साइंस जल्दी खत्म हो जाएगी, केवल 120 पेजों में है। और इंडियन सोसाइटी या जो सोसाइटी वाला पीटी 365 है, इसको मैं सबसे लास्ट में कवर करूंगा, क्योंकि यहां से बहुत कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछती है, वो मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पर आपको बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से पूरी पीटी 365 को कराया जाता है, जिसमें मैंने ऑलरेडी पॉलिटी को कराया, इकोनॉमिक्स को भी कराया, और आज हम साइंस को कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं होली के बाद से शुरू करूंगा विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जो कि यूपीएससी 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसकी जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला टॉपिक है आपका बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जीनोम एडिटिंग। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कीवर्ड्स के रूप में जीनोम और एडिटिंग दो वर्ड यहां पे आ रहे हैं। एक तो होता है एडिट करना, एक होता है जीनोम। तो एडिट से आप बहुत लोग परिचित भी होंगे कि आप मोबाइल में कोई सेटिंग को एडिट करते हो, कोई पीडीएफ को एडिट करते हो, किसी फोटो को एडिट करते हो। एडिट मतलब होता है ऑलरेडी जो चीज प्रेजेंट है उसमें कुछ संशोधन करना, अपनी इच्छा अनुसार उसमें संशोधन करना, या फिर उसमें से कोई बीमारी वगैरह को हटा देना, कोई चीजों को हटा देना जो अनयूज्ड होती है या अनैच्छिक होती है, उसे कह देते हैं एडिटिंग। लेकिन जीनोम की बात करें तो जो ह्यूमन बॉडी है या किसी भी जीव जंतु की जो बॉडी है, यानी कि सजीव घटक है, इसमें जितना भी जीन पाए जाते हैं उनकी पूरी कंपाइल करके स्टडी करने को ही हम जीनोम कह देते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप समझ गए कि अगर हम जीन में एडिटिंग कर रहे हैं, जीनोम में एडिटिंग कर रहे हैं, तो इट मींस कि उसी को हम जीनोम एडिटिंग कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं जीनोम की बात करूं तो जिस तरीके से आप अपनी बॉडी के हेयर को देख पाते हैं, हैंड को देख पाते हैं, पैरों को देख पाते हैं, दांतों को देख पाते हैं, उस तरीके से आप अपनी बॉडी के अंदर जो जीन आपके अंदर है वो आप उन्हें नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म होते हैं, यानी इतने सूक्ष्म जो कि PM 2.5 से भी बहुत छोटे होते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। तो ऐसे में अगर कोई जीन परेशान कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, कोई ऐसी बीमारी पैदा कर रहा है जो समाप्त नहीं हो रही है, तो उसको एडिटिंग कैसे किया जाएगा, उसको कैसे हम डिलीट करें, उसको कैसे हम हटाएं, रिप्लेस करें एक स्वच्छ और हेल्दी जीन के साथ। तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी का नाम होता है जिसको हम लोग क्रिस्पर कहते हैं, क्रिस्पर Cas9। ठीक है, ये एक आणविक कैंची होती है, जो मॉलिक्यूलर कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर भी इसे कह सकते हो, जिसमें अणुओं को काटा जाता है, जीन को। तो ये पूरी टॉपिक को हम डिस्कशन कर लेंगे इसी में। तो सबसे पहले बात आती है कि भारतीय शोधकर्ताओं ने भी हाल ही में जीनोम एडिटिंग की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कम तीखी गंध वाली सरसों की एक नई जो किस्म है उसको विकसित किया है। तीखे का मतलब क्या होता है, जो गंध होती है। जैसे कई बार आप लोग अपने घरों में सरसों के तेल को देखोगे, तो जब उसमें सब्जी वगैरह बनती है तो उसमें क्या होता है, अचानक से बहुत झाग आता है और बहुत ही एक ऐसी स्मेल आती है जो ऐसा लगता है कि हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम कर रही है। तो अब उसकी जगह इन्होंने जीनोम एडिटिंग के माध्यम से एक कम तीखी गंध वाली सरसों को विकसित किया है। हालांकि कम तीखी गंध वाली क्यों है, क्योंकि इसमें ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा को कम रखा गया। अगर ये मात्रा ज्यादा होती है तो हम कह सकते हैं कि जो सरसों क्या होती है, बहुत ज्यादा गंध होती है, बहुत तीखी गंध होती है। लेकिन ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा को इसमें कम रखा गया, जिसकी वजह से कम तीखी वाली गंध होती है। और यह स्वीकृत कैनोला क्वालिटी लेवल, जो कि 30 भाग प्रति मिलियन या ppm शुष्क भार के अनुरूप होती है। क्योंकि कैनोला क्या होती है, ये किसी भी सरसों की गुणवत्ता का मापक होता है। जितना अधिक कैनोला होगा या जितना कम होगा, उस आधार पर सरसों की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। और इसमें जो गंध के लिए जो केमिकल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोसिनोलेट, तो इसको मात्रा में कम रखा है। अगर मान लेते हैं कि ग्लूकोसिनोलेट का अगर हम हाई लेवल कर दें किसी भी सरसों के तेल में या नेचुरल तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो सरसों को बेस्वाद या सख्त बना देगा। जिसमें आप कोई भी खाना बनाओगे तो अक्सर आपको लगेगा कभी कभी कुछ कड़वापन लग रहा हो। और इसका मैं सीधा एग्जाम्पल देता हूं कि अगर किसी तेल में आपने पूड़ी वगैरह बना ली, पूड़ी छान लिया, पराठे बना लिया, समोसे छान लिया, कुछ भी ऐसा चीज, और उसको 2 दिन तक रखे रहो, और 2 दिन के बाद अगर आप उसे यूज करते हो, उसमें कोई भी सब्जी बनाते हो, तो आपको
लगेगा एक कसैलापन का स्वाद आएगा, कड़वापन का एक स्वाद आएगा। क्यों? क्योंकि वो तेल में जो है कि ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा हाई हो चुकी है, जिसकी वजह से उस तेल में अब बेस्वाद हो गया, यानी कि कोई सब्जी नहीं बन पा रही है। और अगर आप उसका रेगुलर प्रयोग करोगे या पशु भी अगर प्रयोग करेगा तो घेंगा जैसी बीमारी या आंतरिक अंग की जैसी असामान्यता का कारण बन सकता है। इससे यह समझ में आ गया कि ग्लूकोसिनोलेट जो है कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, और शायद इसीलिए जीनोम एडिटिंग के माध्यम से कम ग्लूकोसिनोलेट वाली जो सरसों है उसका उत्पादन किया गया, उसके एक नई किस्म का विकास किया गया। क्योंकि अगर किसी भी चीज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया जा रहा है कोई भी चीज, तो उसके पीछे की बैकग्राउंड आपको पता होनी चाहिए कि आखिर इसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जो इसमें अपडेट किया गया। और सरसों की इस किस्म का उत्पादन करने के लिए क्रिस्पर कैस9 तकनीक का प्रयोग किया गया, जो कि भारतीय सरसों की एक किस्म है वरुणा। इसमें जो है कि जीन में एडिटिंग की गई, इसके जीन में एक परिवर्तन किया गया, जिससे इसको रोगजनक से भी, जानवरों आदि से भी बचाया जा सकेगा, और इसमें जो है कि कम गंध वाली जो है कि सरसों को विकसित किया गया। तो इतनी बात समझ में आ गई। अगर भारत में ऑन एन एवरेज देखा जाए जितने भी प्रकार की सरसों होती है पीले रंग की, तो 120 से 130 ppm ग्लूकोसिनोलेट होता है, लेकिन इस बार इसको इससे भी कम रखा गया है। ठीक है, इससे भी कम रखा गया है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जीनोम एडिटिंग, ये तो एक बेसिक पॉइंट आ गया आपको कि भाई अभी हाल ही में एक सरसों में किया गया और वरुणा सरसों में किया गया, लेकिन जीनोम एडिटिंग होता क्या है, कैसे ये काम करता है? अगर इसको मैं बताना चाहूं तो कह सकता हूं कि जीनोम एडिटिंग के जरिए आप सजीवों, चाहे वो पादप हो, बैक्टीरिया हो या ह्यूमन बॉडीज हो, इनके डीएनए में कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं। और कैसे चेंजेस? जो हमें जरूरत के चेंजेस लगे। मान लो किसी बॉडी में कोई ऐसी सिम्टम्स है या कोई ऐसा जो है कि प्रॉब्लम है जो आनुवंशिक रूप से विकार बढ़ता जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो रोग चला आ रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी जीन में शामिल होगा। उस जीन को अगर हम एडिट कर ले या उसे निकाल दे, बाहर फेंक दे, तो शायद वो जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, वो आगे जाएगी नहीं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये एक ऐसी बीमारी है वर्णांधता जिसमें सामान्यतः लाल और हरा रंग देखने में प्रॉब्लम होती है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। हीमोफीलिया भी एक पीढ़ी दर पीढ़ी वाली बीमारी है। तो ऐसी बीमारियों को रोका जा सकता है डीएनए को एडिट करके। हम शारीरिक लक्षणों जैसे आंखों के रंग के बदलाव या अन्य बीमारियों के खतरे को भी हम कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज जीनोम एडिटिंग के माध्यम से होती है। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें एक महत्वपूर्ण तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसको साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस का उपयोग किया जाता है, और इन बदलावों से कुछ संख्या में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको या तो जोड़ दिया जाता है या हटा दिया जाता है, उसको रिप्लेस कर देता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये डीएनए के बेस होते हैं, यानी कि क्षार बेस होते हैं, जिसमें 4 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे वो भी मैं अभी आपको बताता हूं आगे। और वहीं अगर आप देखोगे कि इसमें SDN1 और SDN2 दोनों बाहरी आनुवंशिक सामग्री का प्रवेश नहीं कराता। यानी कहा जाए कि ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें 3 आधार होते हैं, 3 श्रेणी। एक तो SDN1, SDN2, SDN3 में विभाजित किया था, जो ये रिप्लेस किया था जीनोम एडिटिंग में। अगर आप देखोगे तो SDN1 का अगर प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि साइट डायरेक्ट न्यूक्लियस जो कि SDN होगा, 1 और 2 में अगर आप रिप्लेस देखोगे तो दोनों में किसी बाहरी आनुवंशिक सामग्री का प्रवेश नहीं कराया था, बल्कि क्या किया जाता है कि जो उसी के अंदर जो फसल होती है, जो पुरानी फसल होती है, उसी में जीन जो पहले से ही मौजूद है, बस उसी में कुछ संशोधन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो नई फसल प्राप्त होती है ना, उसको पारंपरिक फसलों की किस्मों से भेद पाना यानी अलग कर पाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी बाहरी जीन का प्रवेश नहीं कराया गया। लेकिन SDN3 की जो प्रक्रिया होती है, इसमें हम किसी बाहरी या विदेशी मूल के जीन का प्रवेश कराते हैं, जिससे स्पष्ट दिख जाता है कि हाँ, ये जो है कि एक नई कह सकते हो क्रॉस ब्रीड जो है कि प्रजाति है, जो एक नई डेवलप की गई है। ये पारंपरिक फसलों से अलग पहचान में आ रही है, चाहे उसके कलर बदल जाएंगे, उसकी पत्तियों का कलर, उसके फल का साइज, उसके फल का स्वाद, ये जो भी चीजें उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन SDN1 और SDN2 के अंतर्गत यानी कि साइट डायरेक्ट न्यूक्लियस में अगर कुछ चेंजेस किए जाएंगे, जो उसी के अंदर पहले से जो जीन मौजूद है, अगर उसमें कुछ डिफरेंशिएट किया जाए, चेंजेस किया जाए, तो शायद आप पारंपरिक फसल या जो उसकी मूल फसल है उससे आप नहीं पहचान पाओगे। और जीनोम एडिटिंग की कुछ और भी तकनीक है, जैसे जिंक फिंगर न्यूक्लियस हो गया, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर, लाइफ इफेक्टिवर जो न्यूक्लियस है, ये अलग अलग जो है कि प्रकार की एडिटिंग करने की मेथड भी होते हैं। अगर हम जीन एडिटिंग के बारे में बात करें तो इसके तहत आप गुणवत्ता में सुधार भी कर सकते हो और मौजूदा आनुवंशिक सामग्रियों में संशोधन भी किया जा सकता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर, क्या हम ह्यूमन बॉडी में जीन एडिटिंग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पे इसकी मनाही की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर हर एक व्यक्ति, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा विकलांग पैदा हो, मेरा बच्चा अंधा पैदा हो, मेरा बच्चा कम बुद्धि का पैदा हो, मेरा बच्चा जो है कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में पैदा हो। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा। तो ऐसे में हर माँ बाप क्या करेंगे, एक डिजाइनर बेबी के कॉन्सेप्ट को ला देंगे। डिजाइनर बेबी का मतलब हो गया कि डॉक्टर से वो पहले ही अपने बॉडी के अंदर जीन को एडिट करवा लेंगे और हमें मनचाहा खूब खूबसूरत सा, गोरा सा, स्मार्ट सा और खूब माइंडेड, गॉड गिफ्टेड टाइप का बच्चा चाहिए। तो ऐसे में जितने भी वांछित जीन होंगे उनको एडिट कराएंगे हर पेरेंट्स,
और ऐसे में क्या होगा, एक मानव सभ्यता में बहुत बड़ा ड्रेस्टिक चेंज आएगा और हो सकता है कि मानव सभ्यता अपने अस्तित्व को ही मिटा दे। इसलिए ऐसे परिवर्तन करने पे मनाही की गई है। शायद इसकी मनाही हर देश में है और कोई भी देश इसके लिए परमिशन नहीं देता। हाँ, अगर देखा जाए कैंसर जैसी बीमारी को समाप्त करना हो या कोई ऐसी बीमारी जो सामान्यतः लाइलाज होती जा रही है, उस बीमारी में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब ये सारी चीज आप समझोगे तो इसमें हम कोई भी सामग्री में संशोधन कर सकते हैं। अब जैसे सरसों की बात करें, सरसों एक खाद्यान्न सामग्री है। अगर हम इसमें कोई ऐसी सरसों का विकास करें जो हेल्थ के लिए अच्छी है तो बिल्कुल सही बात है। विकलांग आदमी पैदा हो रहा है, कैसा ही पैदा हो रहा है, स्वस्थ पैदा हो रहा है, लेकिन सरसों का तेल अगर सेवन कर रहा है तो अच्छा तेल सेवन करे। जीएम फसलों का देखें, जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, यानी उसके जीन में परिवर्तन किया जाता है। और ऐसे में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति होती है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो होती है, ये पर्यावरणीय मंजूरी हासिल करना अनिवार्य होता है। और जीईएसी को पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया। और यही यूपीएससी प्रश्न आपसे पूछ लेगी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को किस अधिनियम के तहत एस्टैब्लिश किया गया, और ये पर्यावरण के आधार पर मंजूरी देती है कि किसी भी फसल में अगर आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उससे किसी पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जैसे अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बीटी कपास बताऊंगा, बीटी बैंगन बताऊंगा, बीटी सरसों बताऊंगा। तो बीटी बैंगन पे जो है कि अनिवार्यता मंजूरी नहीं मिली, क्योंकि बहुत सारे किसानों ने कहा कि अगर इस प्रकार के हम बैंगन का सेवन करेंगे जिसमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता चेंज की गई है तो हो सकता है आगे चल के मानव को रोग पैदा करेगी और फिर उसका इलाज ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको जो है कि रोक दिया गया। अब यहां पर बात आती है कि अगर हम जीनोम एडिटिंग करते हैं तो उसका क्या क्या मुख्य उपयोग हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आनुवंशिक रोगों का इलाज कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। भाई अब किसी को डिजाइनर बेबी तो हम नहीं बना सकते कि अपनी मनचाहा बच्चा पैदा कर लो, लेकिन हम उन रोगों का इलाज कर सकते हैं। जैसे मैंने हीमोफीलिया बता दिया, कलर ब्लाइंडनेस बता दिया, और भी बहुत सारे रोग होते हैं जो आनुवंशिक होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाते रहते हैं, तो इन रोगों को रोक सकते हैं। वहीं सिंथेटिक बायोलॉजी कस्टम डिजाइन वाली विशेषताओं के साथ जीवों को तैयार किया जा सकता है। अब सोचो इस जीव में अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी भी हो तो हर एक बच्चा क्या होगा, एक अलग तरीके का बच्चा दिखेगा, लेकिन इससे जो ओरिजिनलिटी है मानव सभ्यता की वो समाप्त हो सकती है। वहीं कीट प्रतिरोधी फसल, सूखे की स्थिति में सहने वाली सक्षम फसलों को भी हम तैयार कर सकते हैं, यानी कि कोई ऐसी फसल है जिसमें बहुत सारे कीट लग रहे हैं, पतंगे लग रहे हैं जो उस फसल को समाप्त कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें हम कोई ऐसा जीन पैदा कर दे, जीन एडिटिंग कर दे जिससे ये सारी समस्या दूर हो जाए। या फिर जैव विविधता का भी संरक्षण किया जा सकता है। जो एंडेंजर्ड प्रजातियां, जैसे गिद्ध आज विलुप्त होते जा रहे हैं, चीते विलुप्त हो चुके थे, और बहुत सारे ऐसे आपको जीव जंतु देखने को मिलेंगे जो विलुप्त हो रहे हैं, तो उनके क्यों ना हम जीनोम एडिटिंग करके उनकी आगे की पीढ़ी को बचा सकते हैं और उनकी आगे की पीढ़ी की संख्या बढ़ा सकते हैं, जिससे हम बायोडायवर्सिटी का संरक्षण कर सकते हैं। आपको भी पता है कि केवल अगर इंसान रहेगा तो भी वो जीवित नहीं रहेगा, केवल अगर जानवर होंगे तो भी वो जीवित नहीं रह सकते। इंसान और जानवर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोनों को एक दूसरे की सभ्यता का बचाव करना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें इसमें बेनिफिशियल होती हैं। अब जैसे मैं आपको और भी चीजें बताना चाहूंगा इसमें, जैसे अगर आप देखोगे जीएम फसलों में, अभी मैंने बताया कि जीएम फसलों की अन्य प्रजातियों में हम जीन को कृत्रिम रूप से शामिल कर सकते हैं, यानी कि कुछ जीन की एडिटिंग कर सकते हैं। हम फसल में कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडीज में तो नहीं कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल आप कपास का देख सकते हो, जिसको हम लोग सिंपल लिखते हैं बीटी कपास। अब बीटी कपास का मतलब यहाँ पे बीटी क्या है ये आपको समझना है। ये एक प्रकार का जीन है। कैसा जीन है? ये एक जीवाणु का जीन है जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बैसिलस थुरेंजेसिस, ठीक है, थुरेंजेसिस कह सकते हो। ये एक इस प्रकार का प्रोटीन का निर्माण करता है जो वॉल्वॉर्म कीटों के लिए विषाक्त होता है। जैसे ही वॉल्वॉर्म होते हैं, जो पिंक वॉल्वॉर्म होते हैं, जो कपास के जो पेड़ों को नुकसान कर रहे होते हैं, जिससे कपास का प्रोडक्शन गिर रहा होता है, तो ऐसे में क्यों ना हम एक ऐसे प्रोटीन का निर्माण कर दें जीन के एडिटिंग करके बैसिलस थुरेंजेसिस के माध्यम से, कि जैसे ही वॉल्वॉर्म, जब कीट होते हैं जो वॉल्वॉर्म कीट, जब वो कपास के फसलों को खाएंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रोटीन उनके बॉडी में जाएगा और वो सारे के सारे क्या होंगे, मर जाएंगे। इससे कपास की फसल को सुरक्षा मिलेगी। इसी तरीके से बीटी कपास एकमात्र जीएम फसल है जिसे भारत में व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दी गई, यानी कि कमर्शियल रूप में आप इस कपास का खेती कर सकते हो, क्योंकि इसको हम खाते नहीं है बल्कि इससे वस्त्र बनते हैं और इसका अधिक से अधिक निर्यात होगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भी सुधार देखने को मिलेगा और किसानों को भी फायदा होगा। लेकिन जब बात आई थी 2012 में कि क्या सर हम बीटी बैगन की खेती कर सकते हैं, तो इसकी भी कोशिश की गई थी, लेकिन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, इस वजह से इसे बैन कर दिया गया।
इस वजह से इसे क्या किया गया, बैन कर दिया गया कि भाई बैंगन तो इंसान खाता है, इंसान के जब अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी जेनेटिक रूप से, जब उसमें चेंजेस होंगे तो आगे उसकी पीढ़ी में भी वही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इस तरीके से मानव सभ्यता में एक बहुत बड़ी चेंजेस आ जाएगी, ड्रास्टिक परिवर्तन आएगा जबरदस्त तरीके का, जो नकारात्मक ही होगा, सकारात्मक तो बहुत कम होगा। वहीं जीएम मस्टर्ड धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जो कि एक सरसों की प्रजाति है, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा ट्रांसजेनिक सरसों की एक किस्म को डेवलप किया गया और इसे दोहरी जो दो बाहरी प्रकार के जीन्स थे जिसमें बार्नेज और बारस्टर को शामिल किया गया। इसमें भी मिट्टी में पाए जाने वाले बैसिलस अमाइलो जो क्विंसेंस है नामक जीवाणु से इसको निकाला गया, हालांकि इसका प्रयोग भी किया गया। तो आप देखोगे कि कमर्शियल लेवल पर केवल अभी बीटी कपास की खेती की जा रही है। ऐसे ही आप एक देखोगे ईआरटी की मैं बात करूं जो कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये दुनिया की पहली एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को इसको मंजूरी दे दी गई है जिसका नाम है एडजिनमा, क्योंकि ये पहला रिकॉम्बिनेंट आनुवंशिक रूप से संशोधित एक प्रोटीन उत्पाद को किया गया जो कि ऑन डिमांड इसकी मंजूरी दी गई थी अमेरिकी प्रशासन के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट है जीन ड्राइव थ्योरी। और जीन ड्राइव जो टेक्नोलॉजी है ये स्पेशली मादा जो मच्छर होती है उनकी संख्याओं को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। अब यहाँ पे जीन ड्राइव का मतलब क्या हो गया, इस जीडीटी इसको हम कहते हैं जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी पर आधारित एक परीक्षण से मच्छरों की आबादी में कमी लाने में सफलता मिली, जिसमें मादा मच्छरों की जो जनन शक्ति है, जनन क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कमेंट में कि सर इस तरीके से तो क्या जैव विविधता का संरक्षण नहीं खतरे में आ जाएगा, कि बायोडाइवर्सिटी जो है कि कहीं ना कहीं चैलेंजेस हो सकती है। बिल्कुल आपकी बातें सही हैं, लेकिन आप देखोगे कि मच्छर की प्रजाति बहुत ज्यादा हानिकारक हो रही है, डेंगू फैलाती है, बहुत सारी बीमारियां होती है इससे, तो मच्छरों की कुछ प्रजातियों को रोकने का प्रयास किया गया। और जनन शक्ति किसकी कमजोर होगी, मादा की, क्योंकि मादा ही जो है कि लार्वे के रूप में अंडे देती है एक गंदे पानी में। अगर हम इसकी जनन क्षमता को ही कम कर दे तो ये हो सकता है बच्चों को कम देगी, जो है कि बच्चे कम जो है कि चेंजेस होंगे। अब जैसे सामान्य वंशानुक्रम में करोगे तो एक मादा मच्छर का जो है कि कुछ ही मच्छरों में जो है कि जीन परिवर्तन होता है, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं फैलता। लेकिन अगर जीन ड्राइव थ्योरी से अगर हमने एक मच्छर में चेंजेस करने की कोशिश की, एक मादा मच्छर में, तो आप देखोगे लगातार इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है, जिससे इनकी जनन क्षमता कमजोर होती जाती है और कहीं ना कहीं मच्छरों की संख्या को कम किया जा सकता है। तो यहां पर एक बात करेंगे कि जीडीटी टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है तो होती क्या ये भी एक प्रकार की आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक है। अब ये ध्यान दो कि हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये मेन सेगमेंट है 1 पॉइंट सेगमेंट में, मतलब पहला सिनेरियो। तो इसमें वो बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी आप पार्ट देखोगे ये सब कहीं ना कहीं जीनों में परिवर्तन करेंगे, जीन एडिटिंग करेंगे, आनुवंशिक इंजीनियरिंग करेंगे, ये सभी इसमें आएगा। और इस तकनीक के जरिए हम जीन को संशोधित कर सकते हैं और जिसके चलते निर्धारित जीन में आनुवंशिक रूप से वंशक्रम शामिल किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेंडेलियन वंशानुक्रम वस्तुतः माता पिता से आनुवंशिक लक्षणों के संतान में स्थानांतरित होने के पैटर्न को संदर्भित किया था। तो इसके द्वारा कोशिश ये की गई कि हम मेंडेलियन जो वंशानुक्रम है इसको ही रोक ले या इसको ही बदल दें। जैसे एक मच्छर ने अपने मादा मच्छरों को इस तरीके से हानिकारक तरीके से पैदा करती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाता है। अगर हम जीन ड्राइव थ्योरी अगर हम इसका प्रयोग करेंगे टेक्नोलॉजी का, तो कहीं ना कहीं आगे जो लक्षण जाने चाहिए थे आनुवंशिक रूप से वो लक्षण नहीं जाएंगे और जिससे हम मादा मच्छरों की संख्या को कम कर सकेंगे। लेकिन इसमें 3 महत्वपूर्ण चीजें चाहिए होती हैं। एक पहली चीज जीन, जिस जीन में हमें परिवर्तन करना है। मान लेते हैं कि एक मादा मच्छर के पास 4-5 जीन है, ठीक है, 5-6 जीन है, हालांकि होते तो हजारों में। ये वाला जो जीन है ना, ये इसमें एक ऐसा वायरस पाया जाता है जो कहीं ना कहीं डेंगू फैलाता है, डेंगू का मच्छर हो जाता है या डेंगू बन जाता है, बीमारी हो जाती है। तो क्यों ना हम इसी को डिलीट कर दें, इसी को हम खत्म कर दें। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले एक जीन चाहिए, दूसरा डीएनए को काटने के लिए हमें Cas9 एंजाइम चाहिए, एंजाइम, और तीसरा क्रिस्पर अर्थात रिपीटेटिव डीएनए अनुक्रम चाहिए अर्थात क्रिस्पर Cas9, क्योंकि ये एक तरीके से डीएनए को काटने वाली एक आणविक कैंची है। इसे हम लोग कहते हैं आणविक कैंची, यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर इसको हम कहते हैं। यही तो डीएनए को कट करेगी, यहां से रिप्लेस करेगी। इट मींस कि फिर ये आगे प्रजाति में क्या होगा, आगे वंशानुक्रम में क्या होगा, ये वाला डीएनए नहीं पहुंचेगा, ये वाला जीन नहीं पहुंचेगा, जिससे आगे जो भी मच्छर पैदा होंगे वो अगर किसी व्यक्ति को काट भी रहे होंगे तो डेंगू नहीं होगा। तो ये चीज समझ में आ गई कि जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी में 3 बेसिक चीजें तो हमें चाहिए। अब इसमें क्या होगा कि 3 घटकों के जरिए एनकोड की गई आनुवंशिक सामग्री को मूल जीन के स्थान पर जीव के डीएनए में जोड़ दिया जाता है। इट मींस कि जो ये वाला जो जीन है ना, ये जो प्रॉब्लमेटिक है ये वाला, इसको हटा के हम रिप्लेस कर देंगे एक ऐसे जीन के माध्यम से जो कहीं ना कहीं अच्छा होगा, जो मच्छर के काटने पे भी डेंगू बीमारी नहीं फैलाएगा। और जोड़े गए जीन फिर अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे और ये जीन तेजी से आबादी में फैल जाएंगे, जैसे आपने यहाँ पर देखा इस तरीके से। और इस सारे में जो है कि वो इतनी तेजी से फैलेंगे कि वो कहीं ना कहीं हानिकारक ना होकर एक अच्छे तरीके से रहेंगे, मतलब कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
ठीक है। अब इसमें जीडीटी की बात करें तो हम इससे क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, तो जो कृषिगत कीट होते हैं उन पे नियंत्रण किया जा सकता है ताकि आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित किया जा सके, या फिर वेक्टर जनित बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस फैलाने में जो मच्छरों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे ह्यूमन प्रजाति को बचाया जा सके। तो ये इसकी जीन ड्राइव थ्योरी आपको मैंने बताई, टेक्नोलॉजी ये थी। अब इसी में हम बात करेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग। अब जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें तो जीनोम मतलब होता है जीनों का एक अनुक्रम, और सीक्वेंसिंग मतलब होता है उनकी रीडिंग करना, उनको समझना, उनके एक पैटर्न का स्टडी करना, इसमें दो तरीके से होता है, एक शॉर्ट टर्म से होता है शॉर्ट रीड, और एक होता है लॉन्ग रीड। तो यहां पर वैज्ञानिकों ने लॉन्ग रीड जीनोम अनुक्रम तकनीक के लिए वाई गुणसूत्र को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया है। अच्छा, वाई गुणसूत्र किसमें मिलेगा? पुरुषों में मिलेगा, क्योंकि महिलाओं का तो एक्स एक्स होता है जबकि पुरुषों का एक्स वाई होता है। इट मीन्स कि पुरुषों में जो है कि ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि आपको भी पता है कि एक पीढ़ी आगे पीढ़ी कैसे बढ़ती है, क्योंकि जब उसके पिता में एक्स वाई के गुण पाए जाते हैं, एक्स वाई में वाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्स तो महिला में भी पाए जाते हैं। इसलिए वाई पर अगर हम स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जीनोम सीक्वेंसिंग इससे बेहतर कर पाएंगे। अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें तो डीएनए में जो स्टैंडर्ड में क्षार जो होता है, बेस होता है, इसमें युग्मों के सटीक क्रम का पता लगाते हैं। इसी को हम अनुक्रमण या सीक्वेंसिंग कहते हैं। जैसे कोरोना जब आया था कोविड-19, तो उसमें भी हम लोगों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने कोरोना की भी जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे थे, यानी उसके जीनोम का स्टडी कर रहे थे और ये पता कर रहे थे कि ये कोविड कितनी तेजी से फैल रहा है, कितनी तेजी से अपने वेरिएंट को चेंज कर रहा है, कितनी तेजी से ये हानिकारक हो रहा है, कितने मिनट या कितने घंटे बाद जो है कि अपना असर पूरी बॉडी में फैला देता है। इसकी स्टडी करना ही सीक्वेंसिंग कहलाती है, और जीनों की स्टडी करने को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। डीएनए के अंतर्गत 4 बेस पाए जाते हैं, एक तो एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन। इनके क्रम को जानना ही या किसी जीव का डीएनए बनाते हैं। अब यहां पर बात करोगे कि जीनोम को हम सजीव के डीएनए का एक पूरा सेट होता है और इसमें सभी गुणसूत्र शामिल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, एक लॉन्ग रीड होता है, एक शॉर्ट रीड। लॉन्ग रीड के अपेक्षा अगर हम शॉर्ट रीड की बात करें तो शॉर्ट रीड में आपको पहले जीनोम को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना होगा, जिसमें आमतौर से 50 से 300 क्षार युग्म लिए जाते हैं। लेकिन लॉन्ग रीड में क्या होता है, इसको भी डीएनए को खंडों में विभाजित करोगे, लेकिन ये जो खंड होंगे इसमें आपके खंडों की लंबाई शॉर्ट रीड की अपेक्षा अधिक बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्षार युग्म की संख्या भी अधिक होगी, लाखों में हो सकती है, हजारों में, और डीएनए के जो बड़े खंड का अनुक्रमण यहाँ पे आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए लॉन्ग रीड के माध्यम से वाई अनुक्रमण की सीक्वेंसिंग करने की प्रोसेस किया गया। अब इसी में एक और वर्ड आता है आपका एरियल, जो मेटाजीनोमिक्स होती है। मेटाजीनोमिक्स का मतलब हो गया कि बड़े स्तर पे जब हम जीनोमिक्स करते हैं, यानी बड़े स्तर पे हम जीनोम का अध्ययन करते हैं। जैसे जीनोम का प्रत्यक्ष आनुवंशिक विश्लेषण, जो हवा से एकत्र किए गए माइक्रोबियल नमूनों की आनुवंशिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे आपके हवा में बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं, ऐसे जीवाणु होते हैं, ऐसे कवक होते हैं, फंगस होते हैं, जो हवा में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। तो हमने क्या किया, मेटाजीनोमिक्स, मेटा मतलब बहुत अधिक मात्रा में डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमने माइक्रोबियल जितने भी हवा में उड़ रहे घटक हैं इनको कलेक्ट किया और इनके नमूनों से आनुवंशिक संरचना का स्टडी किया कि किस प्रकार से ह्यूमन बॉडी में सांस लेने की प्रक्रिया से, भोजन करने की प्रक्रिया से, मल त्यागने की प्रक्रिया से बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं और किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में क्रिएट करते हैं, फेफड़े में, आंतों में, पेट में, लीवर में, किसी भी जगह ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड साथ में चल रहा है, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र को भी आप समझ लीजिए। गुणसूत्र को इंग्लिश में हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, या डीएनए के एकल अणु या प्रोटीन से बने एक धागे जैसी संरचना होती है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जीनोमिक जानकारी को पहुंचाता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है कि जीनोम का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कि लक्षण जो है कि भेजे जाते हैं। और यह मुख्य रूप से कोशिकाओं के केंद्रक में या न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जैसे ये कोशिका हो गई और इसका ये वाला जो पार्ट है न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को जब आप बाहर निकालोगे केंद्रक को, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग क्रोमोसोम के तौर पे ये आपको देखने को मिलेंगे। तो कैसे, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा ये कोशिका है, इस कोशिका में ये ब्लू वाला जो पार्ट है यही आपका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में ये व्हाइट कलर के जो बने हुए बहुत सारे क्रोमोसोम है जिनको हम गुणसूत्र कहते हैं। इन्हीं गुणसूत्रों में आपको एक्स और वाई की स्टडी देखने को मिलती है। क्लियर है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो हर एक व्यक्ति के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 पेयर होते हैं, जिसमें से 22 जो पेयर होते हैं ना, 22 युग्म यानी कि 44 वो अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम, जो आपके शरीर की संरचना को निर्धारित करते हैं। जैसे बालों के साथ आपके हेयर के साथ आपके बॉडी कलर को निर्धारित करेंगे, आपके लंबाई को, ग्रोथ को, या गोरा काला जो भी चीजें हैं उसको निर्धारित करेंगे। लेकिन जेंडर को निर्धारित करने के लिए एक अलग से गुणसूत्र पाया जाता है जो 23वें नंबर पे होता है, जिसके बारे में हम कहते हैं या तो XX होगा तो लड़की बनेगी, XY होगा तो लड़का बनेगा। समझने वाली बात है कि 23 युग्म में से आप देखोगे कि 22 तो ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी का निर्माण करते हैं,
इसीलिए आप देखोगे कि लैंगिक स्तर को छोड़ दिया जाए तो आपकी बॉडी लड़कों की और लड़कियों की बॉडी लगभग सेम होती है। दो चीजों में डिफरेंस होता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ही चीज में अगर उनके जो आप प्राइवेट पार्ट को देखोगे तो उनमें अंतर देखने को मिलेगा। ये आपके एक गुणसूत्र की वजह से है, यानी एक के पास आपको लेडीज लिंग मिलेगा और एक के पास आपको जेंट्स लिंग मिलेगा। अगर मैं बात करूं स्तनों की यानी कि ब्रेस्ट की, तो मेल और फीमेल दोनों के पास होते हैं। बस यहां पे क्या होता है, 11-12 साल में जब प्यूबर्टी की स्थिति आती है, पीरियड्स की पहली बार, तो धीरे धीरे महिलाओं के स्तनों का विकास होता है, जबकि पुरुषों के स्तन छोटे होते हैं। लेकिन दोनों में चेंजेस तो नहीं है ना, दोनों के पास ही स्तन है। इट मीन्स कि लैंगिक स्तर पर अगर मैं बात करूं तो केवल एक गुणसूत्र है जो उनकी लैंगिक आइडेंटिटी को बताता है कि ये लड़का है और ये लड़की है। बाकी 22 जो गुणसूत्र हैं वो आपकी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। फिर चाहे ह्यूमन में मेल की बॉडी हो चाहे फीमेल की, सबकी सेम होती है। इज इट क्लियर? यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम बात करें तो जो वाई गुणसूत्र होता है ये सामान्यतः पुरुषों में पाया जाता है, और वाई में काफी मात्रा में बेकार या जंक डीएनए भी कहा जाता है, वाई में काफी मात्रा में पाया जाता है। और वाई गुणसूत्र पिता से नर संतानों में बिना किसी बदलाव के स्थानांतरित होते हैं। जैसा पुरुष में होता है वैसे ही अपने बेटे में भी होता है। और वाई गुणसूत्र से संबंधित जानकारी विशेष रूप से नर संतान में ही मिलती है, जो उसके पितृवंश की वंशावली को बेहतर तरीके से बता पाता है। डीएनए टेस्ट की जो बात होती है वो यही होती है। अब यहाँ पे एक्स और वाई गुणसूत्र के बीच अगर हम एक कंपैरिजन स्टडी करें तो आप देखोगे एक्स आपको कहां मिलेगा, एक्स एक्स हो गया या एक्स और वाई हो गया। ये एक्स कहां से आ रहा है, ये आपको या तो मेल के जो है कि शुक्राणु में मिलेगा जिसको हम स्पर्म भी कहते हैं, और फीमेल के डिंब यानी कि जिसको हम ओवम कहते हैं, अंडाणु, वहां पर मिल सकते हैं। तो ये मेल और फीमेल दोनों में मिल सकता है, लेकिन वाई केवल और केवल शुक्राणुओं में मिलेगा, यानी कि स्पर्म में, जो कि मेल के पास होता है, फीमेल के पास नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात करें तो जो एक्स गुणसूत्र होता है ये लंबा होता है, जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। महिलाओं में एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई के रूप में होता है, जबकि पुरुषों में एकल एक्स और वाई के साथ एक्स वाई के भी युग्म हो सकते हैं। संपूर्ण मानव जीनोम में ये 5% हिस्सा होते हैं, और संपूर्ण मानव जीनोम में वाई केवल 2% हिस्सा होते हैं। और ये एक्स एक्स जीनोटाइप होते हैं, ये एक्स वाई जीनोटाइप होते हैं। तो एक्स और वाई में जो बेसिक अंतर था वो पहला और दूसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या फायदा हो सकता है, जैसे रोगों का पता लगाने के लिए। इसीलिए आपको याद होगा कई बार ये डिबेट आती थी उस समय कोविड के दौरान कि कोविड-19 के अंतर्गत हम कोरोना की जीनोम सीक्वेंसिंग का पता लगा रहे हैं, जिससे पता चले कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है इसके अंदर, कौन सा ऐसा लिपिड है, वसा है, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहा है और बहुत तेजी से लोगों को मार रहा है, डेथ कर रहा है। दूसरा, डीएनए फिंगरप्रिंट में इसका प्रयोग हो सकता है। तीसरा, कृषि और फसल किस्म की सुधार करने के लिए वांछित गुण परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की और बीटी कपास में क्या किया, हमने एक ऐसा जीवाणु पैदा किया, एक ऐसे जीवाणु के जीन डाले जो कि बॉल वॉर्म को मार दे रहा था प्रोटीन खाने पे। या फिर पर्यावरण की जीनोमिक्स यानी आनुवंशिक विविधता को समझने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यहां तक बातें क्लियर होगी। हालांकि ये सारी चीजें मैं अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैंड रिटन जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो कि पूरी तरीके से मेंस ओरिएंटेड हैं और प्रीलिम्स ओरिएंटेड, स्पेशली यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इसमें यूपी पीसीएस, आरओ, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी स्टेट्स के लिए मैं मेंस की एक सीरीज चला रहा हूं, जो कि पूरी तरीके से हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसमें अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी के 3 लेक्चर आ चुके हैं। होली के त्योहार के बाद में 2 लेक्चर साथ में उसके लूंगा, जिसमें इकोनॉमिक्स को भी मैं शुरू करूंगा और फिर उसके बाद में साइंस को शुरू करूंगा, जहां पे आप इन सारी चीजों को मेरे नोट्स में कवर करोगे। बहुत अच्छी तरीके से वहां पे मैंने इसके हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। तो आगे, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को फॉलो करना होगा। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, आईएएस पीसीएस मेंस सीरीज के नाम से या मेंस क्लासेस के नाम से आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। आगे देखते हैं मानव जीनोम के बारे में कुछ पहल भी चलाई गई, जैसे मानव जीनोम परियोजना, इसको जो है कि एचजीपी भी कहा जाता है। ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था 1990 में शुरू किया गया। हालांकि इसको 2003 तक इस कार्यक्रम को पूरा कर लिया गया और यह बताया गया कि जितने भी इसमें जीनोम लिए गए थे, जितने भी मानव कलेक्ट किए गए थे, 1000, 1200, 1500 या 1 लाख, 2 लाख, तो उनका 92% का हमने सीक्वेंसिंग कर ली, स्टडी कर ली है। और 2022 में टेलोमोर टू टेलोमोर ये जो है कंसोर्टियम ने 100% संपूर्ण मानव जीनोम का अनुक्रमण किया। भारत की तरफ से जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल है, और जिसमें रेफरेंस जीनोम बनाने के लिए पूरे भारत से हमने केवल 10,000 नागरिकों के आनुवंशिक नमूने कलेक्ट किए और पूरी की पूरी घोषणा कर दी गई है कि हमने इसको पूरा कर लिया है। वहीं इंडिजन प्रोग्राम भी शुरू किया गया, CSIR 2019 में किया इसने, जिसमें देश भर से लगभग 1029 लोगों को कलेक्ट किया गया, जो स्वघोषित तरीके से स्वस्थ भारतीयों के संपूर्ण जीनोम का अनुक्रमण किया गया।
और जब ह्यूमन जीनोम का जो अध्ययन किया गया जो 1990 में, तो वहां से ये चीज निकल कर आती है रिजल्ट कि 99.9% दुनिया के सभी मानव एक जैसे हैं। ध्यान देना, 99.9% दुनिया के सभी मानव एक जैसे हैं। उनका खान पान, रहना सहना, खाना पीना, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो, चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटी हो, मेंटल एक्टिविटी हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, सब कुछ लगभग सेम है। बस अंतर कितना है, 0.1% का केवल अंतर देखने को मिलता है हमारे में और दूसरे लोगों में। ठीक है, तो लगभग आप और हम एक जैसे हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता चल पाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से। अब हम सेकंड अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे, 3 पेरेंट बेबी। देखिए, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दो ऐसे सेगमेंट में मानता हूं इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको बहुत धैर्य के साथ आराम आराम से चीजों को कवर आउट करना चाहिए। बहुत जल्दीबाजी नहीं कि बस अंडरलाइन टू लाइन पढ़ा और बस रीडिंग कर दिया। अगर रीडिंग ही करना होगा तो आपके पास भी पीडीएफ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात होती है कि विजन जैसी मैगजीन जो कि बहुत क्लिष्ट भाषा यूज करती है, जटिल भाषा, जैसा कि यूपीएससी यूज करती है, तो उसको आसान बनाना जो है कि सबसे बड़ी चुनौती है, और जिसमें ग्लैंस एकेडमी पूरा सहयोग कर रही है आप सभी के लिए, जिससे आप बहुत आसानी से करंट अफेयर्स को तैयार कर पाएंगे। और शायद इसी वजह से इकोनॉमिक्स के 5 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी 1 लेक्चर और आना बाकी है। और अब हम साइंस कर रहे हैं, कल आपको इकोनॉमिक्स का लास्ट लेक्चर भी देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप देखोगे 3 पेरेंट बेबी की बात करें तो यूके में माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, जिसको हम एमडीटी की प्रक्रिया की सहायता से एक शिशु का जन्म किया गया। अब ध्यान से समझना, 3 पेरेंट बेबी तो बहुत कॉमन है आजकल। आप इन विट्रो फर्टिलिटी को सुनते होंगे, आईवीएफ को, बहुत जगह जो है कि आईवीएफ खोले गए हैं, जिन माता पिता के बच्चे नहीं पैदा हो पा रहे हैं, तो उसमें आईवीएफ बहुत बड़ा एक वरदान साबित हुआ है। लेकिन कैसे, वो भी मैं चीज बताऊंगा। और जो गांव का जो मिथ है ना, गांव में अक्सर क्या कहा जाता है, गांव में या छोटे शहरों में या छोटे लोगों की सोच में, कि अगर किसी परिवार में बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा है तो उसमें पुरुष की गलती ना देकर वो महिला की गलती देते हैं। और वो क्या कहते हैं कि महिला तो बांझ है, ये कुलच्छिन है, ये हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही है, ये हमारे घर के लिए एक पनौती है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ह्यूमन डिसऑर्डर हो सकता है। उस महिला के गर्भाशय में या उस महिला के न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ प्रॉब्लम होगी, जिसे रिप्लेस करके आप उसके द्वारा एक नए बच्चे को पैदा कर सकते हो। यही आईवीएफ में मैं आज यहाँ पे 3 पेरेंट बेबी में समझाऊंगा कि असल में प्रॉब्लम क्या होती है। तो यहां पर देखोगे इस प्रक्रिया में, अब ये तो चर्चा में क्यों आ गया, क्योंकि यूके में एक शिशु का जन्म किया गया, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट है। लेकिन अब बात करेंगे कि इस प्रक्रिया में जो बेसिकली 3 लोग शामिल होते हैं, एक माता और एक पिता। ये माता पिता वही हैं जो शादी करते हैं आपस में, हस्बैंड एंड वाइफ, और एक साथ में एक महिला डोनर। ध्यान देना, मेल डोनर की बात नहीं कर रहा हूं, महिला डोनर की बात कर रहा हूं। क्यों? और इसके डीएनए का प्रयोग किया था, इन तीनों के डीएनए का प्रयोग। अब जरा एमडीटी के बारे में हम बात कर ले, लेकिन उससे पहले मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दूं। ये हर बॉडी में मिलेगा। इसे कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिकाओं के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है, यानी कि सेल को जीवित रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें, एक ऐसा डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ है, वो केवल और केवल माताओं से प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी उपयोगिता क्या है, अब यहां पर समझना है आपको, समझना मेरी बात को। होता क्या है दोस्तों कि जो माता पिता होते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ होते हैं, उस वाइफ का माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है, जहां पे आपको एक ऐसा अंडाणु मिलेगा जो गर्भाशय को या गर्भ को धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होते हैं वो डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से वो गर्भ धारण नहीं हो पाता है। लगातार प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं हस्बैंड वाइफ, लेकिन वो गर्भ धारण नहीं हो पाता, क्योंकि उसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रॉब्लम है। अगर मैं कहूं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को अगर मैं रिप्लेस कर दूं, किसी एक हेल्दी फीमेल का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसके बॉडी में इंजेक्ट कर दूं, तो शायद वो अगली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, अगली प्रेगनेंसी कंसीव कर ले, गर्भ धारण कर सके। तो इसके लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जिसको शब्द में आप देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। यानी कि क्या डोनेट किया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। समझते हैं इसकी कार्यप्रणाली। देखिए, ये है माता का निषेचित अंडाणु। ये माता का मतलब यहाँ पे आपको समझना है कि जो मदर है, जो हस्बैंड वाइफ है, यहाँ पे क्या होगा कि एक तरीके से इन्होंने ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया एक तरीके से न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हो। इसमें अस्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर जो ये वाला पड़ा है, इसको बाहर निकाल दिया। तो माता पिता के न्यूक्लियर डीएनए को निकाल कर रख लिया गया। ठीक है, न्यूक्लियर डीएनए रखा गया केवल, अभी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा गया। लेकिन जो दाता है, जो फीमेल डोनर है, उसके निषेचित अंडाणु में से हमने क्या किया, अंडाणु हटा के केवल स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया। तो यहां से तो मिल गया हमें न्यूक्लियर यानी कि अंडाणु मिल गया, और यहां से मेरे को मिल गया स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद दाता के न्यूक्लियर डीएनए को हटाकर नष्ट कर दिया गया, और इसको जो स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको क्या किया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया, यानी इसमें इंजेक्ट कर दिया गया महिला में जो फीमेल है, और दाता का अंडाणु जो है कि इस तरीके से तैयार कर लिया गया। अब ध्यान से समझना,
देखो, ये स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पर भी दिख रहा है, यानी ये हो गया। और ये जो आपका न्यूक्लियस निकाला गया, इसको इंजेक्ट करा दिया गया यहाँ पे। अब माता पिता के न्यूक्लियर डीएनए को दाता के अंडाणु में प्रवेश करा दिया गया। और अब जो है कि हम अगली प्रोसेस में क्या देखेंगे कि फिर इसे कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा, लेबोरेटरी में तैयार किया जाएगा। फिर इसको माता में, यानी कि जो आपकी वाइफ है, इसकी गर्भाशय में रख के एक गर्भ धारण किया जाएगा और फिर ये 9 महीने बाद मां बनेगी। असल में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि 3 पेरेंट बेबी और सरोगेसी में क्या अंतर होता है। ध्यान से समझ लो मेरी एक बात, एक स्टेटमेंट मैं यूज कर रहा हूं, अगर आप समझ पाओगे बिल्कुल आसान से। 3 पेरेंट बेबी में मां वही बनेगी, गर्भ धारण वही करेगी जो आपकी पत्नी है। बस इसमें डोनर महिला का योगदान इतना ही रहेगा कि वहां से एक स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया लिया गया और माइटोकॉन्ड्रिया में जीन भी होंगे, इसलिए उसके भी कुछ लक्षण आपको आपके बच्चों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जीन तो वहां पे भी आ रहा है जीन। लेकिन असल में आपकी वाइफ ही गर्भ धारण करेगी। 3 पेरेंट बेबी में ये रोल होता है और आपकी वाइफ के 9 महीने होने के बाद ही बच्चे पैदा होंगे आपकी वाइफ से ही। लेकिन सरोगेसी में क्या होता है, आपने एक मूवी देखी होगी पंकज त्रिपाठी कृति सेनन की। मैं हमेशा कहता हूं आपको हर लेक्चर में कि मैं मूवी हमेशा देखता रहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत समाज का आईना दिखाती है और असल में क्या हो रहा है ये सब चीजें बताती हैं। सरोगेसी को लेकर मिमी मूवी बनी थी, मिमी करके, जिसमें पंकज त्रिपाठी और कृति सेनन थी, जिन्होंने फिर मजबूरी मुस्लिम धर्म को भी रोल किया, बहुत सारी चीजें। उसमें क्या होता है कि एक फॉरेन से कपल आता है और वो कहता है कि भाई मुझे इंडियन सरोगेसी के अंतर्गत जो है कि बच्चा चाहिए। यानी सरोगेसी में क्या होती है, जो कोख होती है, जो गर्भ होता है, वो दूसरी मां धारण करती है, एक दूसरी महिला धारण करती है जो शादीशुदा नहीं भी होती और होती भी है। क्लियर है? इसमें बच्चा आपकी पत्नी के पेट में नहीं पलेगा, बल्कि आपका बच्चा किसी दूसरी महिला के पेट में पल रहा होगा, जिसमें आपके स्पर्म और आपकी पत्नी के अंडाणु दोनों ही शामिल होंगे। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारी सेलिब्रिटीज, बहुत सारी बॉलीवुड अभिनेत्रियां इसका प्रयोग करती हैं, जिसमें वो क्या करती हैं, अपने बॉडी फिगर को मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को मां बनने से बचाने के लिए, वो एक ऐसी महिला को ढूंढते हैं जो सरोगेसी करे, जो उनके बच्चे को अपने पेट में पाल रही होगी। क्योंकि आपको भी पता है कि एक बार जब महिला मां बनती है तो सामान्यतः उसके कूल्हे और कमर वगैरह के जो हिस्से होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि मेरा बॉडी फिगर खराब हो चुका है। इस वजह से वो सरोगेसी की ओर भागती हैं। और इसको सरकार ने सरोगेसी पे कानून भी लाया कि सरोगेसी परोपकारी होना चाहिए, बिजनेस नहीं। असल में क्या होता है, जो गरीब महिलाएं होती वो इसके लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। सरोगेसी का खर्चा पूरा हस्बैंड वाइफ उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरोगेसी उसकी आइडेंटिटी के लिए परेशानी बनती है। जो महिला सरोगेसी करती है, यानी कि जो अपने गर्भ में पालती 9 महीने बच्चा, समाज में भाई उससे पूछा जाता है कि किसका बच्चा, जबकि आपकी शादी नहीं हुई है। वो ये नहीं बताती फिर कि मैं सरोगेसी कर रही हूँ कुछ पैसों के लिए, लाखों रुपए के लिए, ये नहीं बताएगी ना। बहुत सारी समस्या, बहुत उससे छिप कर रहना पड़ता है। शुरू के 4 महीने तक कोई दिक्कत नहीं, 4-5 महीने बाद उसके जब बच्चा जो है कि दिखने लगता है गर्भ में कि हाँ ये तो बड़ा हो रहा है, तो उसको छिपना पड़ता है। और यही हाल कृति सेनन का भी था, मिमी में वो छिपती फिरती रहती है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी और ये मूवी आप देख लेना मिमी, तो आपको सरोगेसी क्लियर हो जाएगी। तो आई थिंक यहां तक ये बातें समझ में आ गई। अब हम एमडीटी की फिर से बात करेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रांसफर है, इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आईवीएफ की मदद से गर्भधारण के उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है, जिसे माता पिता के जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, स्पर्म और ओवम और दाता का भी एक माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल का भी उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, जो रोगग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपकी वाइफ का, इसको स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया से रिप्लेस कर दिया जाता है। स्वस्थ किसका होता है, जो डोनर होती है। और माइटोकॉन्ड्रियल रोग माता के से संतान में हस्तांतरित ना हो, इसलिए जो है कि उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। और इसी तकनीक को एमआरटी भी कह दिया था, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट भी कह सकते हो या फिर डोनेशन भी कह सकते हो। और इसमें 3 व्यक्ति शामिल होते हैं, इसलिए इसको 3 पेरेंट बेबी भी कह दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भ्रूण तैयार होता है ना, उसमें बायोलॉजिकल माता पिता के अंडाणु और शुक्राणु के तथा डोनर के अंडाणु से प्राप्त माइटोकॉन्ड्रिया शामिल होता है। यानी माता पिता जो हस्बैंड वाइफ है और जो डोनर है, इन तीनों के ही अंडाणु और शुक्राणु के जो जीन होते हैं वो शामिल होते हैं। सामान्यतः इसमें 2 प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन के लिए। एक होता है एमएसटी, जिसको मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर कहते हैं। दूसरा प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, पीएनटी। सामान्यतः इसका प्रयोग ज्यादा होता है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर को। इट मींस कि क्या होता है, पहले ही इसका ट्रांसफर कर लिया जाता है। न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल और डोनेट किए गए स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया का उपयोग करके अंडाणु या भ्रूण तैयार किए जाते हैं लेबोरेटरी में। और लेबोरेटरी के बाद जो है कि आपकी पत्नी यानी आपकी मां के बीच, मतलब सॉरी, जो मां बनेंगी उनके गर्भ में रख दिया जाता है। क्लियर है? अब इसका उपयोग क्या है? पहला उपयोग कि आनुवंशिक सुधार किया जा सकता है। अब आनुवंशिक सुधार में क्या था, क्योंकि उसकी माता ने सोचा, एक बच्चे की माता ने, कि भाई मेरे बच्चे में भी ये बीमारी ना पहुंचे माइटोकॉन्ड्रिया की, क्योंकि अगर मान लीजिए वो लड़की होती है और वो बीमारी लड़की में ही पहुंचती तो आगे लड़की भी कभी मां नहीं बन पाएगी, है ना, ये इशू।
तो इसलिए आनुवंशिक जो है कि सुधार किया जा सकता है। दूसरा इसका फायदा मिल सकता है कि जनन संबंधी स्वतंत्रता, यानी ऐसी महिला कपल्स को लाभान्वित कर सकता है जो आनुवंशिक रूप से दोनों से समान संतान प्राप्त करने के इच्छुक हो। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ और भी टेक्नोलॉजी है, इससे समेत मैं आपको बता दूं, जैसे सेल फ्री डीएनए, जिसको हम CFDNA कहते हैं। इसमें न्यूक्लिक एसिड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये कोशिकाओं से निकलते हैं और कोशिकाओं के बाहर प्लाज्मा, मूत्र, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव इसके रूप में शरीर के तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? भ्रूण में आनुवंशिक जो विषमता होती है उसे पता कर सकते हो, और कैंसर का शीघ्र पता लगाने, निदान करने, उसका उपचार करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक कवर हो चुका होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन उसके बाद हम एक अगले टॉपिक की ओर चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेम सेल। साइंस में मैं कह सकता हूं कि हाँ बिल्कुल, आप मेरे नोट से भी पढ़ोगे ना तो और भी चीजें क्लियर होंगी। ये सारे मैंने स्टेप टू स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं। बस फर्क क्या है कि मेंस की तैयारी आप सोचोगे कि 2 दिन में हो जाए, 2 महीने में हो जाए सर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हर व्यक्ति जल्दी करेगा। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट भी कर चुके हैं कि सर एक दिन में 4-4 सब्जेक्ट पढ़ाइए ताकि हम लोग 1 महीने में कवर कर लें। तो मेरे भाई आप रोबोट बन जाओगे, और मेंस की जो नॉलेज होनी चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो आपको देखनी पड़ेगी, उसे समझना पड़ता है। खाली रटने से नहीं होता, रटने से तो प्रीलिम्स भी नहीं निकलता, मेंस तो बहुत दूर की बात है। मेंस के लिए आपको प्रॉपर 4 से 5 महीने का समय देना पड़ेगा मेरे साथ। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आप जब मेंस की पूरी क्लास मेरे साथ आप कर लोगे अगले 4 से 5 महीने में, तो मैं कह सकता हूं कि 80 to 90% आपकी नॉलेज बहुत एडवांस लेवल पर चली जाएगी, जिससे आप मेंस की आंसर राइटिंग आसानी से कर लोगे। अब आते हैं, हम बात करेंगे स्टेम सेल की। अब स्टेम सेल के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको सेल के बारे में बता दूं। भाई सेल क्या होती है? सेल को हम लोग कहते हैं कोशिका। आपकी पूरी बॉडी जो निर्मित हुई है ना, वो इसी कोशिका से निर्मित हुई है, क्योंकि आपकी बॉडी की जो सबसे न्यूनतम इकाई मानी जाएगी वो सेल मानी जाएगी। और उस सेल में भी बहुत अलग अलग प्रकार की सेल होती है, जिसे हम स्टेम सेल कहते हैं। जैसे टोटीपोटेंट हो गई, प्लूरीपोटेंट हो गई, स्टेम सेल हो गई और मल्टीपोटेंट हो गई। अलग अलग सेल होते हैं जो आपके बॉडी के अलग अलग अंगों का निर्माण करती हैं। मैं कहता हूं कि जो कोशिकाएं हैं बहुत छोटी छोटी होती है, ये सारे मिलकर क्या करते हैं? ये टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? टिश्यू, जिसको हम लोग ऊतक कहते हैं। और बहुत सारे जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ये आपके बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे मान लो ऑर्गन्स के रूप में आपका हाथ बन गया, ठीक है, आपके लेग बन गया यानी कि पैर बन गया, आपका जो है कि फेस बन गया। तो कहीं ना कहीं आपके पूरी बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है टिश्यू, सॉरी सेल होती है। तो उसमें भी स्टेम सेल की बात करेंगे। तो यहां पे देखोगे कि वैज्ञानिकों की एक टीम ने स्टेम सेल का उपयोग करके विश्व के पहले कृत्रिम मानव भ्रूण संरचना का विकास किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेम सेल का प्रयोग करके एक भ्रूण जैसी संरचनाओं का विकास किया गया, कृत्रिम जैसे। कैसे इसका प्रत्यारोपण किया जाता है अगर मैं इसे बताऊं तो देखिए, मरीज का पूर्व उपचार किया जाता है ताकि उसके अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से आपको हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल को रक्त धाराओं में प्रवेश कराया जा सके। अच्छा, स्टेम सेल की खासियत यह है कि ये केवल 3 जगह से प्राप्त हो सकता है। पहला, जो महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो उसकी जो गर्भनाल होती है, जैसे आपने जानवरों को देखा होगा कि सॉरी बच्चों में, चलो मैं बताता हूँ, जब बच्चे का जन्म होता है तो माता और जो बच्चा होता है उनके बीच में नाभि से एक कनेक्शन होता है गर्भनाल का, ठीक है, बच्चे की नाभि में और महिला की जो योनि है जहां से बच्चे का जन्म हो रहा है वहां पे गर्भनाल जुड़ती है। उस गर्भनाल को जब डॉक्टर काट देता है कैंची लगा के, फिर उसके बाद बच्चे को माँ की गोद में दे दिया जाता है। उस गर्भनाल से जो ब्लड निकलता है ना, वहां से आप उस स्टेम सेल को कलेक्ट कर सकते हो। सोचो कितनी डेंजर जगह है वो, कितनी डेंजर, मतलब वहां तो एक तरफ बच्चे का जन्म हो रहा है और ऐसे में आप स्टेम सेल कलेक्ट करने के चक्कर में पड़े हो। पहली बात। दूसरी, जब बच्चे का भ्रूण तैयार हो जाता है जो माता के गर्भ में रहता है, उस भ्रूण के सेल जो तैयार होते हैं ना, पहले सेल दूसरे सेल, वहां से भी प्राप्त किया सकता है। लेकिन वो तो असंभव हो गया क्योंकि वो तो माता के गर्भ में है। अब कोई भी माँ अपने गर्भ में से किसी भ्रूण से एक स्टेम सेल तो लेने नहीं देगी। इसके लिए क्या होता है, फिर लेबोरेटरी का सहायता ली जाती है जहाँ पे स्पर्म और आपके जो ओवम है इन दोनों का आपस में जाइगोट तैयार किया था भ्रूण, और वहां से स्टेम सेल को लिया जाता है। तो ये 2-3 जगह ऐसी है जहां से स्टेम सेल को प्राप्त किया जा सकता है। नॉर्मली नहीं आपको मिल जाएगी कि यूं ही आप 20 साल के होकर आपकी स्टेम सेल मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। भ्रूण के समय ही आपको स्टेम सेल मिलेगी, और जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। दूसरा, यहां से जब आप स्टेम सेल को निकालते हो तो मरीज के शरीर से ब्लड स्टेम सेल को प्राप्त किया जाता है। रक्त के नमूनों से स्टेम सेल को निकालकर अलग कर लिया जाता है। फिर शेष रक्त को मरीज के शरीर में वापस चढ़ा दिया जाता है। इस तरीके से आपने देखा कि ब्लड से भी निकाला जा सकता है। और यहाँ पे जरूरत पड़ने पर स्टेम सेल को फ्रोजन यानी कि
डिफ्रीज कर दिया जाता है, मतलब कि एक ऐसी जगह स्टोर किया जाता है जो खराब ना हो, और फिर उसको विलगित यानी स्टेम सेल को वापस मरीज के शरीर में प्रवेश कराता है, अस्थि मज्जा से नए शरीर से रक्त कणिका है, ये सब चीजें आपने देखी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये सिंथेटिक भ्रूण, सिंथेटिक मतलब जो कृत्रिम भ्रूण है, ये मानव विकास के प्रारंभिक चरणों के प्राकृतिक भ्रूणों के समान प्रतीत होता है। जब मानव का विकास होता है यानी कि ह्यूमन का जब बॉडी का विकास होता है, तो जो प्राकृतिक भ्रूण होता है ना प्रारंभिक चरण का, जब शुरू में बनता है उसकी तरह लगता है जो ये नया बना गया है। कृत्रिम मानव भ्रूण जैसी संरचनाओं में धड़कते हृदय और मस्तिष्क के विकास का अभाव होता है। जब बच्चे का जब भ्रूण तैयार हो रहा होता है तो उसमें ना तो हृदय होता है, ना ही मस्तिष्क होता है, तो इसका अभाव पाया जाता है। बल्कि ऐसी कोशिकाएं जरूर होती हैं जो गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा होती है, अंडपीत कोश यानी येलो सैक होती है, और भ्रूण एम्ब्रियो का रूप ले सकती है। इट मींस कि आप देख रहे हो कहां से ये प्राप्त हो सकती है। अच्छा, सिंथेटिक भ्रूण जो बनाया गया उसके लाभ क्या है? पहली चीज, आनुवंशिक विकारों को समझने में मदद मिलेगी कि जो आनुवंशिक बीमारियां उसको कैसे सही किया जाए। गर्भपात के पीछे की जैविक कारणों को समझा जाएगा जो बार बार महिलाएं गर्भपात कराती हैं, या विकासशील भ्रूण पर आनुवंशिक एपिजेनेटिक और पर्यावरणीय प्रभाव को भी समझा जा सकता है कि जो विकासशील भ्रूण है, जो भ्रूण जन्म लेने के से पहले जो प्रोसेस में है, जो विकास कर रहा है अपनी माता के गर्भ में प्लेसेंटा के पास, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसका भी स्टडी की जा सकती है। और मानव विकास में छुपे हुए रहस्यों को समझने में मदद करेगा जो परीक्षण करके गर्भावस्था का पता लगाने से पहले की अवधि को हम BBHD कहते हैं। अब स्टेम सेल की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देखोगे कि कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं विकसित होने में सक्षम होती है, विशेष मानव कोशिकाएं होती है। यानी इसमें इतनी ताकत होती है कि एक नया भ्रूण भी तैयार कर सकते हो आप, इससे एक नए बच्चे को जन्म दे सकते हो। स्टेम सेल में इतनी ताकत होती है, और इस कोशिकाओं द्वारा शरीर की नई कोशिकाओं को भी प्रदान किया जाता है। यानी कई सारी हमारे शरीर की नई कोशिकाएं भी निर्मित हो सकती हैं। जैसे अगर आपका लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, अगर आपका स्टेम सेल कहीं स्टोर किया गया तो आप उससे नया लीवर किडनी भी तैयार कर सकते हो। और इसमें अद्वितीय गुण पाए जाते हैं दो प्रकार के। पहला, ये नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए बार बार विभाजित हो जाती है, और अन्य प्रकार की कोशिकाओं में भी ये बदल सकती है अपने आप को। वहीं होता है रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योजित चिकित्सा अनुसंधान में भ्रूण, वयस्क और इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जैसी स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। अब स्टेम सेल का उपयोग क्या होगा, क्यों हम इस पे इतना फोकस कर रहे हैं, तो यहां पर आप देखोगे रोग की प्रकृति को समझना कि भाई किसी प्रकार का अगर आनुवंशिक रोग होता है तो उसका मतलब कि नेचर क्या है, उसके क्या लक्षण होते हैं। और SCT किसी निश्चित बीमारी के इलाज हेतु क्षतिग्रस्त ऊतकों में नई स्टेम सेल का प्रत्यारोपण किया जा सके, जिसमें दो तरीके होते हैं, ऑटोलॉगस और एलोजेनिक। इसमें रोगी की स्वयं की स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है, और इसमें दाता से प्राप्त स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें बस इसमें की जा सकती हैं। अब यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेम सेल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक टोटीपोटेंट होती है, एक प्लूरीपोटेंट होती है, एक मल्टीपोटेंट होती है, और एक यूनिपोटेंट होती है। जो टोटीपोटेंट होती है ना, ये सभी 3 एम्ब्रियोनिक जर्म परत यानी कि बहिर्भ्रूण यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ऊतक की बनी होती है। निर्विवाद रूप से ज्ञात एकमात्र टोटीपोटेंट कोशिका जो है कि जाइगोट है। अगर आपको टोटीपोटेंट चाहिए होगी तो आप जाइगोट जो भ्रूण तैयार होता है वहीं से प्राप्त कर सकते हो, और कहीं से नहीं। प्लूरीपोटेंट की बात करें तो ये आप देखोगे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म में बहुवंश क्रम निर्मित करती है, और यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं एम्ब्रियोनिक, ये भी है भ्रूण वाली। मल्टीपोटेंट की बात करें तो ये आमतौर पे एक ही एम्ब्रियोनिक जर्म परत से कम 2 अलग अलग वंशक्रम पे निर्मित होती है, तो आप यहां से प्राप्त कर सकते हो जो ब्लड सेल से। और यूनिपोटेंट में केवल एक प्रकार की कोशिका ही निर्मित कर सकती है ये। तो इस तरीके से जैसे आप देखोगे त्वचा की कोशिका के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे हम चलते हैं कि CAR-T मतलब कि CAR-T कह सकते हो, सेल थेरेपी। अब यहां पे आप देखोगे कि CAR-T सेल थेरेपी क्या होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको समझना है, NexCAR19 की मदद से कैंसर के मरीज का इलाज किया गया, और ये भारत की पहली स्वदेशी काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है। ठीक है, ये भारत की पहली स्वदेशी है। असल में जो सेंट्रल ड्रग जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल यानी कि CAR-T सेल थेरेपी को मंजूरी दे दी है, NexCAR को। और इसका डेवलपमेंट जो है जो आपकी एडॉप्टिव यानी इम्यूनो एडप्टिव सेल थेरेपी ने विकसित किया, जिसमें IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने भी सहयोग किया था। वहीं अगर आप देखोगे कि CDSCO एक केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है जिसकी स्थापना जो औषधि प्रसाधन सामग्री 1940 अधिनियम के तहत की गई थी, जो मुख्य रूप से दवाओं के आयात पर रेगुलेशन करता है और नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों की मंजूरी करता है। यहाँ पे बात करेंगे इससे संबंधित कुछ तथ्य। अब यहाँ पे जो टी सेल है, टी सेल का मतलब क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट्स होती है, जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल का एक पार्ट होता है, जो आपकी बॉडी को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, यानी कि बाह्य बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे CAR-T सेल थेरेपी सेलुलर इम्यूनोथेरेपी इलाज का एक नया प्रकार है, जिसमें टी कोशिकाओं का उपयोग
किया जाता है। और इस उपचार विधि में टी कोशिकाओं को प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से परिवर्तित किया जाता है और साथ में आप देखोगे तो कैंसर कोशिकाओं की पहचान करके उन्हें प्रभावी ढंग से नष्ट किया जाता है। असल में जो टी कोशिकाएं होती है, जिसको हम टी सेल भी कहते हैं, लिम्फोसाइट सेल, ये श्वेत रक्त कणिका यानी WBC के अंतर्गत आती है। ये संक्रमण पैदा करने वाले रोगजनक, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कवक हो, परजीवी हो, तथा कैंसर कोशिकाओं पे हानिकारक कोशिकाओं को पहचान कर उन पे हमला करती है और उन्हें नष्ट कर देती है। तो टी सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारी बॉडी का। और साथ में अगर आप देखोगे नेक्स्ट CAR-19 की बात करें तो इस थेरेपी को उन कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया जो CD प्रोटीन की बनी होती है। यानी अलग अलग प्रकार की जो है कि कैंसर कोशिकाएं होती है, लेकिन जो CD19 प्रोटीन की बनी होती है उनको जो है कि टारगेटेड करके समाप्त करने के लिए किया गया। स्पेशली बी लिम्फोसाइट्स या बी कोशिकाओं के लिए कैंसर कोशिकाओं को पहचानने में CD19 प्रोटीन एक बायोमार्कर यानी संकेतक के रूप में काम करता है। इस थेरेपी में बी सेल लिम्फोमा और ल्यूकेमिया का भी उपचार किया सकता है। इस थेरेपी से हम बी सेल लिम्फोमा हो गया या ल्यूकेमिया, जो ब्लड कैंसर होता है सामान्यतः, जिसमें WBC की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है बहुत तेजी से। एवरेज जो है कि 5 से 7 हजार होनी चाहिए, लेकिन अचानक से बढ़ के जो है 25,000, 40,000, 50,000 होती है। इट मीन्स की ल्यूकेमिया का मतलब ब्लड कैंसर वहां पे बढ़ रहा है। और ऐसी कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए रोगी की टी कोशिकाएं जो टी सेल होती है इनको आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है, जबकि कीमोथेरेपी में दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो यहां से आप देखोगे कि इस थेरेपी के माध्यम से डायरेक्टली कैंसर कोशिकाएं जो होती है उसमें टी कोशिकाओं को चेंजेस किया था आनुवंशिक रूप से। लेकिन अभी जो कैंसर का इलाज हो रहा है वो कहीं ना कहीं कीमोथेरेपी से हो रहा है, दवाओं से हो रहा है, टैबलेट से हो रहा है। तो इसका लाभ मिलेगा कि उच्च सटीकता, यानी कैंसर के लिए जो हानिकारक जो जीन है, जो सेल है, कोशिकाएं हैं, केवल उनको डैमेज किया जाएगा। एकल या कुछ एक इन्फ्यूजन आधारित उपचार है और व्यक्तिगत उपचार भी इसको दिया सकता है। लेकिन इसको अपनाने में भी कुछ चुनौतियां आ रही हैं। पहली चुनौती अगर आप देखोगे कि क्या है कि कोशिकाओं के प्रसार का कारण भी बनता है ये, और जिससे साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम हो जाता है। जब रक्त प्रवाह प्रचुर मात्रा में साइटोकिन स्रावित होने लगता है तो इसे CRS कहते हैं, जो तीव्र प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया है। और ऐसे में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और प्रॉब्लम क्रिएट क्या करेगा कि अगर इसका अति उत्पादन होने लगा ना तो ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का कारण बन जाता है, जिसमें फेफड़े हो गए, गुर्दे, इनको नुकसान पहुंच सकता है और हालांकि किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है इससे। क्लियर है। अब यहां पे अगर आपको मैं कुछ लिम्फोसाइट्स के बारे में बताना चाहूं तो आप देखोगे लिम्फोसाइट WBC के अंतर्गत आता है, जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है, जिसमें दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक टी सेल होती है, एक बी सेल होती है। टी सेल क्या करती है, हमारे शरीर पर हमला करने वाले बाहरी रोगाणुओं से रक्षा करती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जब भी आपकी बॉडी में जुकाम होता है, बुखार होता है, खांसी होती है, किसी प्रकार की बीमारी होती है, तो टी सेल एक्टिव हो जाती है और बाहर से आए हुए जो वायरस होते हैं, जीवाणु होते हैं, जिसकी वजह से आपको बुखार हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, या आपको जो है कि मलेरिया हो रहा है, या किसी भी प्रकार की जो है कि बीमारी हो रही है जुकाम कर, तो टी सेल एक्टिव होकर क्या करती है, उन रोगाणुओं से रक्षा करती है हमारी। और वहीं बी कोशिकाएं क्या करती है, बी सेल, ये शरीर में तुरंत एंटीबॉडी अणुओं का उत्पादन करने लगती है, जो कोशिकाओं के बाहर रोगाणुओं पर हमला करती हैं। और दोनों ही टी सेल और बी सेल दोनों ही बोन मैरो में उत्पन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि RBC हो या फिर WBC हो या फिर प्लाज्मा हो, ठीक है, सॉरी प्लाज्मा नहीं होगा, प्लेटलेट्स होगी, ठीक है, चाहे वो फिर वो प्लेटलेट्स हो, ये अगर आप देखोगे तो ये तीनों ही आपको बोन मैरो में निर्मित होती है। तो जब WBC बोन मैरो में ही तैयार हो रही है तो उसी का तो एक पार्ट है टी सेल, बी सेल, तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पे कि काफी बेनिफिट यहाँ पे बताया जाता है इसका। चलिए अब हम चलते हैं आगे अपने एक टॉपिक पे। अच्छा, यहाँ के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको बता दूं कि UPSC 2024 के लिए ऐसे वर्ड्स बहुत फेमस होते हैं जैसे कि किल स्विच। कैंसर कोशिकाओं को किल स्विच करके क्या है, ये क्या संबंधित है, तो इस तरीके से UPSC इसमें घुमा सकता है आपको। तो यहाँ पे ध्यान देना कि कैंसर कोशिकाओं को मार सकता है। और CD95 रिसेप्टर एक महत्वपूर्ण एपिटोप की पहचान करता है जो कैंसर कोशिकाओं को मार सकता है। एपिटोप एक प्रोटीन का वह हिस्सा है जो कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए बड़े प्रोटीन को सक्रिय करता है, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो कैंसर का इलाज सर्जरी से हो रहा है, कीमोथेरेपी से हो रहा है, रेडिएशन के माध्यम से हो रहा है, दवाओं के माध्यम से हो रहा है। लेकिन जैसे इस कार टेक्नोलॉजी जो आई है आपकी नेक्स्ट कार जो टी है, इसका जब प्रयोग किया जाने लगेगा एक बड़े लेवल पर, तो आम लोगों को जो है कि कैंसर से इलाज जल्दी मिल जाएगा। अब आते हैं हम डीप की बात करते हैं, जो डीप टेक्नोलॉजी है, और ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर होगा, मतलब कि लास्ट टॉपिक होगा, और जल्दी हम लोग साइंस को भी कवर करेंगे। आप परेशान ना होइए, PT 365 में मैं जितना भी डिले रहा, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आपको कवर करा दिया जाए। लेकिन उसके पीछे एक रीजन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि इस तरीके से, इतने स्टैंडर्ड और इतने लेमन तरीके से, इतनी आसान भाषा में आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी
इस तरीके की सीरीज देखने को नहीं मिलेगी। केवल और केवल ग्लैंस एकेडमी के द्वारा इस तरीके के कंटेंट को आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है ताकि आपको चीजें समझ में आए। और विजन आईएएस की मंथली मैगजीन भी आप मेरी सीरीज देख सकते हो, कितने कॉन्फिडेंट के साथ आपको बहुत अच्छे समझाया गया है। और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आए कि सर वाकई अब हमें एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि हम मैगजीन को कैसे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि विजन को कैसे पढ़ना है। वो चीज मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को समझाया और काफी उस पर सपोर्ट भी मिला है आप लोगों का। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपना जो डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप प्रोग्राम जो शुरू किया गया है डीप के माध्यम से, तो इसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं कि CSIR जो कि मतलब साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूट रिसर्च है इसके बारे में बात करेंगे, तो CSIR और CCMB यानी कि सेलुलर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंटर है, कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र, इसने डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप परियोजना पर विश्व के अनुसंधान समूहों के साथ सहयोग कर रहा है। ये क्या सहयोग कर रहा है, तो उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। तो एपिडेमियोलॉजी का एक भाग होता है यह एपिजेनेटिक, ठीक है। किसी भी आबादी में स्वास्थ्य और रोगों से संबंधित पैटर्न और कारकों का परीक्षण किया जाता है कि अगर कोई आबादी है किसी देश की या किसी भी क्षेत्र की, वो क्यों इतनी स्वस्थ है, और कोई अगर क्षेत्र की आबादी तो वो क्यों इतनी रोगग्रस्त है। मैं अगर सिंपल सी बात करूं तो यूरोप में आपको देखने को मिलेगा बहुत खुशहाली देखने को मिलती है। स्कैंडिनेवियाई देशों में देखोगे, नॉर्वे में देख सकते हो, स्विट्जरलैंड में देख सकते हो, स्वीडन में देख सकते हो, स्विट्जर और जर्मनी में, पोलैंड में, यहाँ पे लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, हेल्दी है। लेकिन वहीं आप अफ्रीका में देख लो, एशिया महाद्वीप में देख लो, बहुत तमाम बीमारियां हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपको ये बीमारियां वगैरह हो रही हैं, तो इनके कारणों का पता किया जाता है। और यह भी देखा जाता है एपिजेनेटिक्स में कि व्यवहार और परिवेश में बदलाव आने से आपके जीन के काम करने के तरीके कैसे प्रभावित होते हैं। मान लीजिए आप किसी लद्दाख या हिमाचल प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति को जो 15, 20 साल, 25 साल से वहीं रह रहा है, अचानक से उसे राजस्थान भेज दीजिए या उसे तमिलनाडु शिफ्ट कर दीजिए, उसके काम करने की प्रणाली, उसके काम करने की शैली बदल जाएगी। इट मीन्स कि बाहर का जो एनवायरमेंट है उससे क्या उसके जीन पर इफेक्ट आया, क्या उसके जीन स्लो हो गए जिसकी वजह से उसे सुस्ती आने लगी, या उसके जीन और एक्टिव हो गए, या उसके जीन डार्क होने लगे धूप की वजह से या और भी प्रॉब्लम्स की वजह से। इनका अध्ययन ही एपिजेनेटिक में किया जाता है। और ये देखोगे कि आनुवंशिक परिवर्तनों के विपरीत एपिजेनेटिक जो परिवर्तन होता है अस्थायी होता है। जैसे आप तमिलनाडु वाले से वापस आप लद्दाख भेज दो, राजस्थान से आप वापस जम्मू कश्मीर भेज दो उस आदमी को जो पहले से ही लद्दाख या जम्मू कश्मीर में रहा था, वो तुरंत अपने पुराने वाले पैटर्न में तुरंत आ जाएगा, क्योंकि ये एक परिवर्तन एपिजेनेटिक अस्थायी है। यहां पर ये होता है कि अगर आप वापस सामान्य स्थिति में आ जाएगा अगर आप वापस भेज देते हो और डीएनए अनुक्रम को नहीं बदलते हैं। एपिजेनेटिक बदलाव का एक सामान्य उदाहरण है डीएनए मिथाइलेशन। इससे क्या होता है कि अगर इस उच्च स्तर को जीन को क्या करता है, अगर इसका उच्च स्तर हमारे बॉडी के अंदर रहेगा डीएनए मिथाइलेशन का, तो ये हमारे जीन को सुस्त कर देगा, निष्क्रिय कर देगा और उसका कार्य करने से रोका जा सकता है। इसी को हम जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं, यानी जीन हमारा सुस्त हो जाएगा। ये तो चीजें हो गई आपको बेसिक जानकारी। अब जरा डीप प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये क्या होता है। तो ये 5 वर्षीय एक परियोजना है जो कि लंदन के ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और भारत के CSIR CCMB शोधकर्ताओं द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें CRSIR वैज्ञानिक औद्योगिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास केंद्र है, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अब यहीं पर स्टेटमेंट पूछ देगा कि यहाँ पे जो अध्यक्ष है वो कौन होगा। भारत का प्रधानमंत्री न होकर कह देगा इसरो के अध्यक्ष होते हैं, या कोई भी एक स्टेटमेंट यूज कर लेगा। डीप प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि स्वास्थ्य पर किए गए अधिकतर अनुसंधान यूरोपीय मूल के श्वेत लोगों से एकत्र किए गए डेटा पर आधारित है। क्योंकि जो यूरोपीय देश में जो गोरे लोग हैं वो ज्यादा हैप्पी रह रहे हैं, तो ऐसा देखा जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या रीजन है कि ये लोग एकदम खुश रहते हैं, किसी भी काम को तनाव नहीं मानते हैं। लेकिन भारत में क्या होता है, बहुत सारे लोगों पर जब काम का प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे लोग तनाव मानते हैं। जैसे इस समय इलेक्शन का त्योहार चल रहा है, इलेक्शन होने वाले हैं, आचार संहिता चल रही है, और बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ऐसा माना जा रहा है कि यार इलेक्शन ना हो गया, कोई हमसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा, बोझ हो गया। जबकि यही यूरोप में अगर आप देखोगे तो लोग खुशी से करते हैं। उनके जीन में कुछ ऐसी चेंजेस हैं, उनके जीन में कुछ ऐसी खासियत है कि वो हर काम को हैप्पीली करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसी चीज की बात करेंगे, विश्व के कई समुदायों में स्वास्थ्य का बेहतर ढंग से अध्ययन नहीं हो पाया, इसलिए इसको शुरू किया गया है। और अगर आप देखोगे तो यह प्रोजेक्ट मुख्य रूप से अफ्रीकी, एशियाई और उत्तर और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीपों में उन आबादियों पर जीनोमेटिक्स डेटाबेस तैयार करेगी जिनका अभी तक कोई आनुवंशिक डेटा नहीं था। दुनिया भर के लोगों से डीएनए मिथाइलेशन डेटा और स्वास्थ्य संबंधी मापकों का विश्लेषण किया गया। डीप प्रोजेक्ट स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के कारणों और कार्यप्रणाली की पहचान करेगी। साथ में यह भी बेनिफिट देगी कि गैर संचारी रोगों के पीछे आनुवंशिकी को समझने का प्रयास किया जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने आपको आज डिस्कस कर दी हैं साइंस की, और हमारा सेकंड लेक्चर इसका आपको मिलेगा कल, आईटी एंड कंप्यूटर से संबंधित होगा, यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें एनक्यूएम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल क्वांटम मिशन, जो कि कंप्यूटर का एक अपडेट वर्जन आ रहा है, क्यूबिट जिसको हम कहते हैं, क्यूबिट में इसकी मापक इकाई होती है। तो ये सारी चीजें आपको कल मिलेंगी नेक्स्ट लेक्चर में, और कल मॉर्निंग में आपको इकोनॉमिक्स का लेक्चर देखने को मिल जाएगा, जिससे आपकी इकोनॉमिक्स की पीटी 365 कंप्लीट हो जाएगी। इन सभी क्लास को एंजॉय करने के लिए आपको क्या करना है, साइड में आपके मोबाइल पर रेड कलर का एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब, उसके साथ आप चाहे तो प्यार से उसे खुशी खुशी दबा लीजिए, चाहे अपने मोबाइल को तोड़ के दबाइए, ठीक है, लेकिन दबना चाहिए वो। और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।